संसार भर के विकासवादियों से प्रश्न। अभी हाल में मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई। संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवियों में हलचल मची रही है। कुछ वैज्ञानिक सोच के महानुभावों इसे सांप्रदायिक संकीर्णताजन्य रूढ़िवादियों सोच की संज्ञा दे रहे हैं। मैं उन महाअनुभवों से निवेदन करता हूं कि रूढ़िवादी नहीं बल्कि सुदृढ़ तर्कों पर आधारित वैदिक विज्ञान का ही पक्ष है। ऐसा नहीं है कि विकासवाद का विरोध कुछ भारतीय विद्वान ही करते हैं, अपितु अनेक यूरोपीय वैज्ञानिक भी इसे नकार आए हैं। मैं इसका विरोध करने वाले संसार भर के विकासवादियों से प्रश्न करना चाहता हूं। ये प्रश्न प्रारंभिक हैं, इनका उत्तर मिलने पर और प्रश्न किए जाएंगे। जहां तक विकासवादियों का सिद्धांत, डार्विन के विकासवादियों का सिद्धांत है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शारीरिक विकास पर। विकासवादी एमीबा से लेकर विकसित होकर बंदर पुनः सनह सनह मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं। ऐसा डार्विन के विकासवादी सिद्धांतों का मत है। वे बताएं कि अमीबा की उत्पत्ति कैसे हुई, पहला। दूसरा, यदि किसी अन्य ग्रह से जीव आया तो वहां उत्पत्ति कैसे हुई, और जब वहां उत्पत्ति हो सकती है तब इस पृथ्वी पर क्यों नहीं उत्पत्ति हो सकती है। प्रश्न उठ रहा है। तीसरा है, यदि अमीबा की उत्पत्ति रासायनिक क्रियाओं से किसी ग्रह पर हुई तब मनुष्य के शुक्राणुओं व अंडाणुओं की उत्पत्ति इसी प्रकार क्यों नहीं हो सकती। चौथा प्रश्न है, उड़ने की आवश्यकताओं पर प्राणियों के पंख आने की बात कही जाती है, परंतु मनुष्य जब से उत्पन्न हुआ उड़ने हेतु हवाई जहाज बनाने का प्रयत्न करता रहा है, परंतु उसके पंख क्यों नहीं उगे। यदि ऐसा होता तो हवाई जहाज के आविष्कार की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा प्रश्न है, जो शीत प्रदेशों में शरीर पर लंबे बाल विकसित होने की बात कही जाती है, तब शीत प्रधान देशों में होने वाले मनुष्यों के रीछ जैसे बाल क्यों नहीं उगे। उसे कंबल आदि की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रश्न बहुत बड़ा गंभीर और जटिल है। छठा प्रश्न है, डार्विन ने यह भी कहा कि जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई कि वह धरती पर घास सूख जाने पर ऊपर पेड़ों की पत्तियां गर्दन ऊंची करके खाता था। अब जरा बताइए कि कितने वर्ष तक नीचे घास नहीं उगा या सूखा पड़ा रहा और पेड़ों की पत्तियां हरी बनी रही। फिर बकरी आज भी पेड़ों पर तो दोनों पैर रख करके प्रायः देखा जाता है जो वो पत्तियां खाती हैं, फिर उसका गर्दन लंबी क्यों नहीं हुई, जैसा वो तर्क दे रहे हैं डार्विन का विकासवादी सिद्धांत। सातवां प्रश्न खड़ा होता है, जो पूंछ गायब होने पर बंदर मनुष्य बन गया, जरा कोई बताए कि बंदर की पूंछ कैसे गायब हुई। क्या उसने पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया। कोई बताए कि बंदर पूंछ का क्या उपयोग करता है और वह उपयोग उसने क्यों बंद किया। यदि ऐसा ही है तो मनुष्य के भी नाक कान गायब होकर छिद्र ही रह सकते थे। मनुष्य लाखों वर्षों से बाल और नाखून काटता आ रहा है, तब भी बराबर वापस उगते आ रहे हैं। ऐसा क्यों। नहीं उगना चाहिए था।
8वां प्रश्न खड़ा हो रहा है, जो सभी बंदर विकसित होकर मानव क्यों नहीं बना? जो हनुमान जी को रामायण में बतला दिया गया, जो ये बंदर थे, अब तो क्यों नहीं बना है बंदर मनुष्य के रूप में? वो पौराणिक भाइयों से ऐसा प्रश्न है। यदि ऐसा ही है तो मनुष्य के भी नाक कान गायब होकर छिद्र हो जाते। चलिए, सभी बंदर विकसित होकर मानव क्यों नहीं बने? कुछ तो अमीबा के रूप में ही अब तक चले आ रहे हैं और हम मनुष्य बन गए। यह क्या है? 9वां प्रश्न खड़ा होता है कि कहते हैं कि सांप के पहले पैर होते थे, धीरे धीरे वे घिस कर गायब हो गए। बाहरी तर्क, जरा विचार करें कि पैर कैसे गायब हुए, जबकि अन्य सभी पैर वाले प्राणियों के पैर बिल्कुल नहीं घिसा और सांप का पैर घिस गया कालक्रम आते आते। ऐसा वैज्ञानिकों आजकल के बचपन वाले जैसे ज्ञान जैसे वो तर्क करते हैं। 10वां प्रश्न खड़ा होता है, जो बिना अस्थि वाले जानवरों से अस्थि वाले जानवर कैसे बने? उन्हें अस्थियों की क्या आवश्यकता पड़ी? 11वां प्रश्न खड़ा होता है, जो बंदर और मनुष्य के बीच बनने वाली प्राणियों की श्रृंखला कहाँ गई? 12वां प्रश्न खड़ा होता है, जो विकास मनुष्य पर जाकर क्यों रुक गया? किसने इसे विराम दिया? क्या उसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं है? बंधुओं, एक तो हुआ शारीरिक विकास की प्रश्न खड़ा चिन्ह। अब है बौद्धिक व भाषा संबंधी विकास। कहते हैं कि मानव ने धीरे धीरे बुद्धि का विकास कर लिया। तब प्रश्न है कि बंदर व अन्य प्राणियों में बौद्धिक विकास क्यों नहीं हुआ, जो सिर्फ मानव में ही हुआ, बंदर से आगे बढ़ करके? दूसरा प्रश्न है, जो मानव के जन्म के समय इस धरती पर केवल पशु पक्षी ही थे, तब उसने उनका ही व्यवहार क्यों नहीं सीखा? मानवीय व्यवहार का विकास कैसे हुआ? करोड़ों वनवासियों में अब तक विशेष बौद्धिक विकास क्यों नहीं हुआ? तीसरा प्रश्न खड़ा होता है, गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी करोड़ों वर्षों से मनुष्य के पालतू पशु बने रहे हैं। पुनरपि उन्होंने न मानवीय भाषा सीखी और न मानवीय व्यवहार, तब मनुष्य में ही यह विकास कहाँ से हुआ? चौथा प्रश्न खड़ा होता है, दीपक से जलता पतंगा, यानी कीड़े मकोड़े दीपक में देखते हुए कीड़े मकोड़े जो करोड़ों वर्ष में इतना ही बौद्धिक विकास नहीं कर सकता कि स्वयं को जलने से रोक ले, और मानव बंदर से इतना बुद्धिमान बन गया कि मंगल की यात्रा को तैयार है। क्या इतना जानने की बुद्धि भी विकासवादियों में विकसित नहीं हुई? पहले सपेरा सांप को बीन बजाकर पकड़ लेता था और आज भी वैसा ही करता है, परंतु सांप में इतने ज्ञान का विकास भी नहीं हुआ कि वह सपेरे की पकड़ में नहीं आए। ज्यों का त्यों प्रश्न खड़ा है। 5वां प्रश्न है, पहले मनुष्य बल, स्मरण शक्ति एवं शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता की दृष्टि से वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक समृद्ध था। आज यह ह्रास क्यों हुआ, जबकि विकास होना चाहिए था? 6ठा प्रश्न खड़ा होता है, जो संस्कृत भाषा जो सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, उसका व्याकरण वर्तमान विश्व की सभी भाषाओं की अपेक्षा अतीत समृद्ध व व्यवस्थित है, तब भाषा की दृष्टि से विकास के स्थान पर ह्रास क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए। 7वां प्रश्न खड़ा होता है, जो प्राचीन ऋषियों के ग्रंथ में भरे विज्ञान के सम्मुख वर्तमान विज्ञान अनेक दृष्टि से पीछे हैं।
यह मैं अभी सिद्ध करने वाला हूँ। तब यह विज्ञान का ह्रास कैसे हुआ? पहले केवल अंतः प्रज्ञा से सृष्टि का ज्ञान ऋषि कर लेते थे, तब आज वह ज्ञान अनेक संसाधनों के द्वारा भी नहीं होता। यह उल्टा क्रम कैसे हुआ? भला विचारें कि यदि पशु पक्षियों में बौद्धिक विकास हो जाता तो एक भी पशु पक्षी मनुष्य के बस में नहीं आता। यह कैसी अज्ञानता भरी सोच है जो यह मानती है कि पशु पक्षियों में बौद्धिक विकास नहीं होता, परंतु शारीरिक विकास होकर उन्हें मनुष्य में बदल देता है, और मनुष्यों में शारीरिक विकास नहीं होकर केवल भाषा व बौद्धिक विकास ही होता है। इसका कारण क्या विकासवादी मुझे बताएंगे? आज विकासवाद की भाषा बोलने वाले अथवा पौराणिक बंधु ही श्री हनुमान जी को बंदर बताते हैं, क्योंकि उन्हें वाल्मीकि रामायण का गंभीर ज्ञान नहीं है। वस्तुतः बानर, ऋक्ष, गिद्ध, किन्नर, असुर, देव, नागर आदि मनुष्य जाति के ही नाना वर्ग थे। ऐतिहासिक ग्रंथों में प्रक्षेपों यानी मिलावट को पहचानना परिश्रम साध्य व बुद्धिगम्य कार्य है। उधर जो प्रबुद्धजन किसी वैज्ञानिक पत्रिका में पेपर प्रकाशित होने को प्रामाणिकता की कसौटी मानते हैं, उनसे मेरा अति संक्षिप्त विनम्र निवेदन बिग बैंग थ्योरी या उनके विरुद्ध अनादि ब्रह्मांड थ्योरी, दोनों ही पक्षों के पत्र इन पत्रिकाओं में छपते हैं, तब कौन सी थ्योरी को सत्य माने? दूसरा, ब्लैक होल व उसके विरुद्ध ब्लैक होल न होने की थ्योरी इन पत्रिकाओं में प्रकाशित है, तब किसे सत्य माने? तीसरा, ब्रह्मांड का प्रसार व इसके प्रसार न होने को थ्योरीज दोनों ही प्रकाशित हैं, तब किसे सत्य माने? ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस कारण यह आवश्यक नहीं है कि हमें एक वर्ग विशेष से सत्यता का प्रमाण लेना अनिवार्य हो। हमारी वैदिक एवं भारतीय दृष्टि से उचित तर्क, पवित्र, गंभीर ऊहा एवं योग साधना से प्राप्त निष्कर्ष वर्तमान संसाधनों के द्वारा किए गए प्रयोगों, प्रक्षेपणों व गणित से अधिक प्रामाणिक होते हैं। यदि प्रयोग, प्रेक्षण व गणित के साथ सुतर्क ऊहा का साथ न हो तो वैज्ञानिकों का संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो सकता है। यही कारण है कि प्रयोग, परीक्षणों, प्रेक्षणों व गणित को आधार मानने वाले तथा इन संसाधनों पर प्रतिवर्ष खरबों डॉलर खर्च करने वाले विज्ञान के क्षेत्र में नाना विरोधी थ्योरी मनमाने ढंग से फूल फल रही है और सभी अपने को ही सत्य कह रही है। यदि विज्ञान सर्वत्र गणित व प्रयोगों को आधार मानता है, तब क्या कोई विकासवाद पर गणित व प्रयोगों का आश्रय लेकर दिखाएगा? ऐसे कारणों से मेरा सम्मान के योग्य वैज्ञानिक एवं देश व संसार के प्रबुद्ध जनों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक प्राचीन ज्ञान का अंध विरोध तथा वर्तमान पद्धति का अंधानुकरण कर बौद्धिक दासत्व का परिचय न दें। तार्किक दृष्टि को सहारा लेकर ही सत्य का ग्रहण व असत्य का परित्याग करने का प्रयास करें। हाँ, अपने सांप्रदायिक रूढ़िवादी सोच को विज्ञान के समक्ष खड़ा करने का प्रयास करना आवश्यक आपत्तिजनक है। नमस्ते।